न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, पीएफआई के 12 ठिकानों पर तलाशी। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पीएफआई पर लग चुका है बैन। दरअसल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बुधवार को 6 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर में एनआईए की टीम ने देर रात दबिश दी है। कई संदिग्धों को पकड़ा गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया। सरकार ने कहा पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। बालासोर ट्रेन हादसा, 28 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार शुरू। 2 दिन में प्रक्रिया खत्म करने की तैयारी। एम्स भुवनेश्वर ने निगम को जिम्मा सौंपा। दरअसल ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे के 4 महीने बाद 28 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ने नगर निगम को सभी डेड बॉडी डिस्पोज करने की जिम्मेदारी दी है। इसके तहत मंगलवार शाम तक एम्स प्रबंधन ने निगम को 9 शव सौंपे हैं। इस दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। एम्स भुवनेश्वर के सुपरिटेंडेंट दिलीप परिंदा ने बताया कि 1-2 दिन में पूरी प्रक्रिया खत्म करने की तैयारी है। 2 जून को बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में 297 लोगों की मौत हुई है। इसमें 269 शवों को उनके घर वाले ले गए। कई लोगों की पहचान डीएनए टेस्ट के आधार पर की गई। हालांकि जून से 2800 एम्स में ही रखे हुए हैं। इन शवों को पारादीप पोस्ट ट्रस्ट से खरीदे गए 5 डीप फ्रीजर कंटेनर में रखा गया था। शवों की पहचान नहीं होने के कारण रविवार 8 अक्टूबर को इनके दाह संस्कार का जिम्मा भुवनेश्वर नगर निगम को सौंपा गया था। 2 जून की शाम को चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी खड़ी थी। ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल और मालगाड़ी की कुछ बोगियां बगल के ट्रैक पर बिखर गई। इसके थोड़ी देर बाद ही ट्रैक पर बिखरे डिब्बों से हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस टकरा गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हादसे में 293 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे में सीबीआई की चार्जशीट में 3 रेलवे अफसरों के नाम हैं। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के आरोप है। इनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल है। 7 जुलाई को सीबीआई ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया था। 11 जुलाई को कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। नजर डालते हैं एक और खबर पर। एक देश एक चुनाव 2029 में संभव, राज्यों की सहमति जरूरी नहीं। लॉ कमीशन इसी महीने कानून मंत्रालय को दे सकता है रिपोर्ट। दरअसल एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। कमीशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी से चर्चा कर इसे केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसीमन के बाद 2029 में एक देश एक चुनाव संभव है। लॉ कमीशन 2026 में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस रास्ते पर बढ़ने का सुझाव देने की तैयारी में है। इससे विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या का सही पता चल जाएगा। साथ ही निर्वाचन आयोग के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी संसाधन पर फैसला ले सकेंगे। लॉ कमीशन का मानना है कि संविधान के आर्टिकल 368 के तहत इसके लिए
राज्यों की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आयोग के इस बारे में रिपोर्ट तैयार की अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी से परामर्श लेगा। इसके बाद मिलाव सुझावों के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर माह के अंत तक यह कानून मंत्रालय के पास पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के विधानसभा और संसद की नियमावली में सब कुछ बदलाव करने होंगे। हालांकि यह प्रक्रिया लगभग 4 से 6 महीने तक चल सकती है। इससे अधिक विधानसभाएं एक साथ चुनाव के दायरे में आ जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से